पिछले 24 घंटों के अंदर भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात और ईरान के बीच कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका वॉर के बीच पूरी इक्वेशन को ही बदल कर रख दिया है। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत इतनी बड़ी गेम कर सकता है, वो भी ऐसे समय में जब ईरान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं एंड ऐसे एंगल्स बन रहे हैं जिनके ऊपर कोई भी न्यूज चैनल बात नहीं कर रहा है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि हमें ईरान के खिलाफ जाकर इतना बड़ा स्टैंड लेना पड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो भारत और हमारे मित्र यूनाइटेड अरब अमीरात को लेकर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएई की सेना का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत आया हुआ है। पिछले कल यूएई एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर 3 भारत की राजधानी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के ऊपर स्पॉट हुआ है। अब सोचने वाली ये बात है कि मिडिल ईस्ट में ईरान आज की डेट में लगातार यूएई के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। सीज फायर के बावजूद ईरान ने यूएई के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले रोके नहीं है। उसी समय यूएई की सेना का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत आए, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। ऑफिशियल कंफर्मेशन तो खैर अभी तक नहीं मिली है और ना ही कभी आएगी, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएई का C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में डिफेंस सप्लाईज लेने के लिए ही आया हुआ है। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लोडिंग कैपेसिटी 80 टन के आसपास है। ऐसे में यूएई का ये C-17 ग्लोबमास्टर एक बार में ही एमुनिशंस, एक्सप्लोजिव्स और वेपन का बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट भारत से लेने वाला है। और ये सारा असला बारूद और हथियार यूएई को ईरान के हमलों से अपने आप को डिफेंड करने, यूएई को अपनी रक्षा के लिए काम तो आएगा ही, लेकिन इन केस यूएई अगर फैसला करता है कि उसको ईरान को जवाब देने के लिए ईरान के ऊपर हमला करना है, तो तब भी ये भारतीय हथियार, एमुनिशन यूएई इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला करेगा। भारत का यूएई को हथियार देना और वो भी ओपनली दुनिया के सामने ईरान वॉर के बीच में यूएई के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ये ट्रांसफर करना, ये साफ दिखाता है कि भारत यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा संदेश जो ईरान से लेकर पाकिस्तान एंड इवन सऊदी अरेबिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में ईरान हमलों के बीच यूएई को हथियार देकर भारत ने साफ तौर पर यह इशारा किया है कि ईरान और यूएई में से यूएई हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएई की अहमियत भारत की नजर में ईरान से भी ज्यादा है, इसलिए बिना ये सोचे कि ईरान हमसे नाराज हो सकता है क्योंकि ये भारतीय हथियार उसके ऊपर भी फायर हो सकते हैं, भारत सरकार ने इसके बावजूद ईरान को साइडलाइन करके यूएई को डिफेंस सप्लाईज भेजने का फैसला किया। ईरान को भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि चाबार पोर्ट के कारण ऐसा नहीं है कि भारत ईरान के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। चाबार पोर्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूएई के साथ दोस्ती भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यूएई की रिक्वेस्ट के ऊपर भारत ने हथियार देने का फैसला किया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मिडिल ईस्ट में दो पावरफुल ब्लॉक्स बनते दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लॉक है सऊदी अरेबिया का, जिसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान साथ आ रहे हैं, और दूसरा ब्लॉक है यूएई का, जिसमें इजराइल और भारत यूएई का साथ दे रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि इजराइल ने भी एक एयर डिफेंस सिस्टम यूएई में डिप्लॉय किया था और अपने डिफेंस पर्सनल्स भी साथ में यूएई के अंदर भेजे थे, और आज भारत ने भी यूएई को डिफेंस सप्लाईज भेज दी हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में भारत ने अपना ब्लॉक डिसाइड कर लिया है, और वो है यूएई एंड इजराइल वाला ब्लॉक। एक और पॉइंट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है इंडियन डायस्पोरा का मसला। भारत में कई लोग नाराज होंगे कि एटलीस्ट युद्ध के बीच में तो भारत को किसी भी पार्टी को हथियार नहीं देने चाहिए थे, ना यूएई को और ना ही ईरान को। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएई के ऊपर जो हमला हो रहा है उसमें सभी इंडियंस की कैजुअलिटी हो रही है। रिसेंटली जो यूएई के फुजायरा इंडस्ट्री जोन के ऊपर ईरान ने हमले किए थे, उसमें भी 3 इंडियंस ही गंभीर रूप से घायल हुए थे। मसला ये है कि यूएई की टोटल पॉपुलेशन है 1,18,00,000 और उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन के लोगों की है। 1,18,00,000 में से 44 लाख लोग जो यूएई के अंदर किसी भी देश में सबसे ज्यादा रह रहे हैं, वो इंडियंस की संख्या है। हर 10 में से 3 से 4 इंडियंस हैं। टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा 38% तक इंडियंस यूएई में रह रहे हैं। डेटा के ऊपर नजर डालें तो यूएई में वहां के खुद के नागरिक केवल 13 से 14 लाख ही हैं, लेकिन इंडियंस उनसे भी 3-4 गुना ज्यादा। भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप 19 लाख के साथ पाकिस्तानीज का है, लेकिन अब उनको यूएई भी धीरे धीरे वापस भेज रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ये है कि भारत को यूएई की मदद इसलिए भी करनी पड़ेगी ताकि ये जो 44 लाख इंडियंस यूएई के अंदर रह रहे हैं, वहां पर जॉब्स करके $बिलियन ऑफ डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व्स हर साल भारत भेजते हैं, इन लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि अगर यूएई की सेना अपने आप को ईरान के हमलों से डिफेंड नहीं कर पाती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान यूएई के अंदर इंडियंस का ही होगा, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इंडिया की होगी। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यूएई अपने आप की सुरक्षा करने के लिए लायक बने।
और अगर यूएई को इसमें मदद चाहिए तो वो भी भारत करने को तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि भारत ने ईरान को सीधा से रिजेक्ट कर दिया है या अब हम सीधा ईरान के साथ सारे संबंध तोड़ देंगे। ईरान के साथ आगे भी भारत के नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस चलते रहेंगे, लेकिन यूएई को हथियार देकर भारत ने ये साफ संदेश दे दिया है कि प्रायोरिटी और प्राथमिकता के हिसाब से यूएई हमारे लिए ईरान से ज्यादा अहमियत रखता है, फिर चाहे वो ईरान को बुरा लगे या फिर नहीं। भारत वो सब बाद में देख लेगा और आज मुश्किल की स्थिति में अगर यूएई भारत से मदद मांगता है, हथियार मांगता है, तो एक महत्वपूर्ण दोस्त होने के नाते भारत मदद करने को सामने आएगा। वैसे कई सारे लोग इस मसले के ऊपर अलग अलग राय रख रहे होंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने यूएई को डिफेंस सप्लाईज और एमुनिशन देकर क्या सही किया? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके अलावा यूएई और ईरान से संबंधित एक और बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, जिसको अभी तक कई सारे वेस्टर्न न्यूज चैनल्स ने तो कवर कर लिया है, लेकिन ईरान या फिर यूएई किसी भी देश की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले महीने जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, उसके बाद यूएई ने भी ईरान की सीमा में अपने फाइटर जेट्स भेजकर ईरान के कई सारे टारगेट्स को हिट किया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट में यूएई अकेला देश है जिसने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया था। यूएई के ये अटैक्स अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में आए थे, जिस समय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर अनाउंस किया था। उसी के आसपास यूएई ने ईरान के अंदर स्ट्राइक्स की थी, जिसमें ईरान के क्रूड ऑयल फील्ड्स को भी निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल ने यूएई की पार्टिसिपेशन को काफी पॉजिटिव तरीके से लिया था, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई सारे गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमले किए थे, मगर उनमें से किसी भी गल्फ देश ने ईरान को वापसी जवाब देते हुए कार्रवाई नहीं की। अब अगर ये न्यूज सच है कि यूएई ने ईरान के हमलों का जवाब देते हुए ईरान के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं, तो ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत ने जो एम्यूनिशन और हथियार C-17 ग्लोबमास्टर में लोड कर यूएई को दिए हैं, उसको यूएई आगे चलकर दोबारा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ईरान की बात करें तो ईरान ने सीज फायर करने के बाद भी केवल यूएई के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए थे। इसीलिए सब ये सवाल कर रहे थे कि सीज फायर साइन करने के बाद भी ईरान केवल यूएई को क्यों हमला कर रहा है, अकेले यूएई को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। अब इस बात की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि क्योंकि ईरान अकेले यूएई के ऊपर ही ड्रोन मिसाइल हमले कर रहा था, इसलिए हो सकता है कि ईरान यूएई के ऊपर इस बात से चिढ़ा होगा कि यूएई भी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर उसके ऊपर स्ट्राइक्स कर रहा था। लेकिन एक आर्गुमेंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सॉवरेनिटी का। और देखा जाए तो ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हमला ईरान ने ही किया था। ईरान की लड़ाई इजराइल और अमेरिका के साथ थी। जो स्ट्राइक्स अमेरिका ने ईरान के ऊपर की थी, उसमें तो मिडिल ईस्ट के देशों में डिप्लॉयड एसेट्स भी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, ना ही वो सारे फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट के किसी भी एयरबेस से गए थे। लेकिन फिर भी ईरान ने सभी मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर हमला कर दिया। कायदे से देखा जाए तो सभी गल्फ कंट्रीज को इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करनी थी। बाकी देशों ने तो खैर हिम्मत नहीं दिखाई। इवन सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया और पाकिस्तान को प्रेशराइज कर 4 से 5 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के अकाउंट में डालकर पाकिस्तान से एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स और ट्रूप्स को बुला लिया। लेकिन यूएई ने यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है और ईरान के अंदर घुसकर वहां पर स्ट्राइक्स की हैं। जहां तक बात है भारत और यूएई की, ये रिलेशन समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत होंगे और भारत भी यूएई को कभी भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि यूएई कई लेवल्स के ऊपर भारत के साथ कोऑपरेट कर रहा है, भारत को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। और बस यही कारण है कि 15 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूरोपियन देशों की विजिट के ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टॉप उनका यूएई में होगा। कुछ घंटे यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात करेंगे और वहां से यूरोप की तरफ प्रस्थान करेंगे। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत और यूएई आपस में एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए हमको ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की फेक न्यूज फैलाई गई थी, लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर भारत और यूएई के बीच कोई डिफेंस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। इसलिए इसको लेकर हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं, ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा।
और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है, उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं, वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।